का नाम लिखे ना, अम्ल, क्षारक तथा लवण। अब इसमें पहली हेडिंग लिखो अम्ल, एसिड, ACIDS। हो गया। इसकी परिभाषा लिखेंगे। सामान्य परिभाषा अम्ल की क्या जानते हो? साधारण परिभाषा जो पुराने समय से पढ़ते आ रहे हो, क्या जानते हो? जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसी तरीके से शुरुआत करेंगे, फिर वैज्ञानिक विधि पे पहुंचेंगे। तो लिखो अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है, जिनका स्वाद खट्टा होता है। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। फिनोल्फथलीन एक विलायक, वो अम्ल कार्बनिक यौगिक है। ये भी मुझे पता है। क्या लिखें? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। हो गया ना? आगे लिखो। इनके कुछ उदाहरण निम्न हैं। इनके कुछ उदाहरण निम्न हैं। हो गया। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। हो गया। कॉमा HNO3 नाइट्रिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। हो गया। उसके बाद फिर कॉमा CH3COOH, CH3COOH। इसका नाम क्या है? एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। हो गया। उसके बाद से कॉमा ये एसिटिक एसिड लिखे ना, कोष्ठक में ही डैश लेके लिख लो, एसिटिक ACITIC होगा, एसिटिक एसिड। इसके बाद ये डैश देके उसी में लिख लो, किसमें पाया जाता है? सिरके में। लिख लो सिरके में। फिर कॉमा करो, कॉमा साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक या सिट्रिक, SITRIC, सिट्रिक अम्ल। सब पे छोटी ई का मात्रा, ट में नीचे रहो, उसपे छोटी ई का मात्रा, फिर क, उसके बाद अम्ल, सिट्रिक अम्ल। हो गया।
कोष्टक में लिख देना नींबू कॉमा संतरा आदि में, इसका फॉर्मूला बड़ा होता है, इसे नहीं लिखवा है। क्या लिखे? नींबू कॉमा संतरा आदि में, फॉर्मूला लिखवा दें, फिर को तब देखें लिखवाएं, बड़ा फॉर्मूला याद रखने परेशानी। चलो भी लिखवा दे रहे हैं, अभी ऊपर लिखवा देंगे कॉपी सबसे ऊपर, कॉमा करके लिखो टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल ये भी पाया जाता है इमली में, इसका भी फॉर्मूला भी ऊपर ही लिखवा रहे हैं। हो गया? आदि, ये कुछ हम लोग हैं, होगा बहुत सारे होंगे, लिख लो 2-4-5, मतलब जो मुख्य चीज था, जैसे इसमें हमारा H3SO4 तेजाब के रूप में प्रयोग होता है, नाइट्रिक अम्ल अम्लराज बनाने में प्रयुक्त होता है, उसके बाद से तुम्हारा जो एसिटिक अम्ल है सिरकिन पाया जा रहा है, नाइट्रिक अम्ल है नींबू संतरा पाया जा रहा है, टार्टरिक अम्ल है इमली पाया जा रहा है, तो दही में कोई दूसरा पाया जाता है, ये नहीं होता है, लैक्टोज से होता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। हो गया? अब देखो इसमें ये जो मुख्य अम्ल है जो पदार्थों को बनाने में प्रयुक्त होते हैं उनको हमने लिखवा दिया। HCl से सामान्य रूप से कोई पदार्थ नहीं बनता है, ये उसका तो साधारण नाम जानते हो ना कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है फॉर्मूला, ठीक है। तो हमने तो बहुत सारे हैं, जो मुख्य चीजें बस हमने उसको देखा है। अब लिखो आगे, नीचे लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, आधुनिक परिभाषा पढ़ते हैं। अम्ल की आधुनिक परिभाषा, अम्ल की आधुनिक परिभाषा वैज्ञानिक आर्हीनियस ने दी, वैज्ञानिक आर्हीनियस ने दी। वैज्ञानिक आर्हीनियस ने दी। हो गया? जिसके अनुसार, जिसके अनुसार पता नहीं कब दिए थे, दिए होंगे चाहे जब दिए होंगे, हमसे का मतलब है। जिसके अनुसार, इसमें लिखो अम्ल वे पदार्थ हैं, अम्ल वे पदार्थ हैं जो, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घोलने पर, जो जल में घोलने पर जो जल में घोलने पर वियोजित होकर, वियोजित होकर मतलब टूटकर, वियोजित होना किस माने होता है, या आयनित होकर लिखो, आयनित होकर, हो गया। केवल आयनित होकर, केवल, हो गया। हाइड्रोजन आयन, आयनित होकर केवल हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन ब्रैकेट में लिख देना
H प्लस आयन, H के ऊपर प्लस आयन देते हैं हो गया। ये आर्हेनियस की परिभाषा था कि अम्ल वे पदार्थ हैं जिनको जब जल में घोला जाता है तो वो वियोजित हो जाते हैं या आयनित हो जाते हैं, उसके बाद केवल H प्लस आयन देते हैं। ये बात को ध्यान देना। जैसे एक चीज देखो, हम दो यौगिक लिख रहे हैं, H2SO4 तीर के बाद 2H प्लस और प्लस SO4 पे 2 माइनस, ठीक है। दूसरा हम लिख रहे हैं NaHSO4 तीर के बाद ये Na प्लस भी देगा, H प्लस भी देगा और SO4 पे 2 माइनस भी देगा। दो चीजें हैं। तो H प्लस आयन तो हमको दोनों ने दिया, दिखाई दे रहा है। जो H प्लस आयन है वो हमें दोनों पदार्थों ने दिया, लेकिन क्या दूसरा वाला अम्ल हो सकता है या क्या पहला वाला अम्ल हो सकता है? कौन सा अम्ल है इसमें, पहला कि दूसरा? अभी उसकी परिभाषा में पढ़ो, ओनली H प्लस, मतलब केवल H प्लस आयन, ठीक है। जो अम्ल होते हैं केवल H प्लस आयन देंगे, ये ध्यान देना, मतलब कोई और धनायन नहीं देंगे। कोई और धनायन अम्लों में होता ही नहीं है, ये ध्यान दिए रहना। तो निष्कर्ष, पहले वाले में धनावेश केवल किस पर आया है? H पर आया है। दूसरे वाले में धनावेश किस पर आया है? Na पर भी आया, H पर भी आया। तो क्या इसने केवल हाइड्रोजन आयन दिया हमको? नहीं, हाइड्रोजन आयन के साथ साथ सोडियम आयन भी दिया इसने धनावेश के रूप में। इसका मतलब ये अम्ल नहीं हो सकता। तो अम्ल वही होगा जो हमें धनावेश के रूप में केवल क्या देगा? हाइड्रोजन आयन देगा, ठीक है ना। ये ध्यान देना। तो कहां तक लिखे? परिभाषा हो गई ना। नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखो, अतः हम कह सकते हैं कि, अतः हम कह सकते हैं कि, अतः हम कह सकते हैं कि, हो गया। अम्ल वे पदार्थ हैं, अम्ल वे पदार्थ हैं अम्ल वे पदार्थ हैं जिनमें धनावेश के रूप में, जिनमें धनावेश के रूप में केवल H प्लस आयन उपस्थित होता है, जिनमें धनावेश के रूप में केवल H प्लस आयन उपस्थित होता है। हो गया। ये ध्यान देना है। यहाँ पे केवल H प्लस देंगे, H प्लस को छोड़कर अगर कुछ भी दिया तो अम्ल नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे हम लिख लेते हैं, जैसे दोनों रिएक्शन लिखते हैं। पहला लिखो H2SO4 तीर के बाद 2H प्लस प्लस SO4 पे 2 माइनस, 2H प्लस प्लस SO4 पे 2 माइनस, हो गया। दूसरा रिएक्शन लिखो, NaHSO4 तीर के बाद Na प्लस प्लस H प्लस और प्लस SO4 पे 2 माइनस। कोई प्लस आयन दे रहा है और कोई
अगर केवल H प्लस आयन दिया तो अम्ल ही होगा। जल H प्लस के साथ साथ OH माइनस भी देता है, तो जल में जो H प्लस मिला वो अम्लीय गुण को बताता है, जो OH माइनस मिला वो क्षारीय गुण को बताता है। अम्ल प्लस क्षार मिलकर क्या बन गया? लवण बन गया, अर्थात उदासीन हो गया कि नहीं हो गया? इसीलिए जल जो होता है उदासीन होता है, न तो अम्लीय होता है न तो क्षारीय होता है, ये ध्यान में रखना है। चलो आगे लिखो। इसमें दोनों गुण आ जाते हैं, अम्लीय भी आ जाता है, क्षारीय भी आ जाता है, तो उदासीन हो जाते हैं। इसको लिखे दूसरा रिएक्शन, तो लिखेंगे उपरोक्त अभिक्रियाओं से स्पष्ट है कि उपरोक्त अभिक्रियाओं से स्पष्ट है कि उपरोक्त अभिक्रियाओं से स्पष्ट है कि हो गया H2SO4 आयनित होकर हो गया धनायन के रूप में आयनित तो नहीं लिख सकते हो, क नहीं लिखना है यहाँ पे। आयनिक रूप बोले तब क लिखते हैं, आयनित होकर बोलेंगे तब होगा। आयनित होकर हो गया ना, धनायन के रूप में केवल H प्लस आयन देता है, केवल H प्लस आयन देता है, इसलिए यह अम्ल है, इसलिए यह अम्ल है। इसलिए यह अम्ल है। जबकि NaHSO4 आयनित होने के बाद H प्लस के साथ Na प्लस भी देता है या Na प्लस आयन भी देता है, H प्लस के साथ Na प्लस आयन भी देता है। इसलिए यह अम्ल नहीं है, ये चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये तो अभी हमारा अम्ल के बारे में हो गया। अम्ल की साधारण परिभाषा पढ़े, अम्ल की आधुनिक परिभाषा पढ़े। अम्ल की एक और परिभाषा है, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में जाने के बाद हाइड्रोनियम आयन देते हैं। हाइड्रोनियम आयन H3O के ऊपर प्लस, तो वास्तव में होता क्या है, वो कोई नई अभिक्रिया नहीं है। तुम ये अम्ल के बारे में जान रहे हो कि ये H प्लस आयन देता है। आर्हेनियस ने ही बताया था कि जो अम्ल में H प्लस आयन होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं, जब हमने इनको जल में घोला तो H प्लस बना और SO4 पे 2 माइनस बना, तुरंत ही ये H प्लस क्या करता है, H2O से क्रिया करके जुड़ जाता है और H3O पे प्लस बना लेता है, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन।
क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो निष्कर्ष अम्ल की एक और परिभाषा तुम्हारी बन सकती है कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो H3O के ऊपर प्लस आयन देते हैं, अर्थात हाइड्रोनियम आयन देते हैं। तो ये कहीं से नया आया नहीं, हमारा तो पता है कि H प्लस देता है, उसी H प्लस की क्रिया किससे हो जाती है? जल में घोल रहे हैं ना, तो जल से क्रिया हो जाती है, इसलिए H3O भी प्लस बन जाता है। तो उसको यहाँ पे तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, बस सिंपली रूप से जानते रहो कि अगर कोई पूछ दिया कैसे आया, तो जो H प्लस निकला वही किससे क्रिया कर लेता है? जल से क्रिया कर लेता है और H3O प्लस बना लेता है। ये आगे की कक्षा में तुमको मिलेगा। अब हम पढ़ते हैं आगे अम्लों के प्रकार, टाइप ऑफ एसिड। अम्लों के प्रकार, टाइप ऑफ एसिड, TYPE OF ACIDS। तुम लोग को भी लिखने को बोले हैं, तुम लोग को बोलो खाली हिंदी लिखो, वैसे हेडिंग इंग्लिश लिखते रहा करो। टाइप ऑफ एसिड, TYPE OF ACIDS। हो गया ना? अब लिखो प्रबलता के आधार पर, प्रबलता के आधार पर अम्लों को दो भागों में बांटा गया है। प्रबलता के आधार पर अम्लों को दो भागों में बांटा गया है। प्रबलता के आधार पर अम्लों को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड। नंबर 2 दुर्बल अम्ल, वीक एसिड। नंबर 1 प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड। पहली हेडिंग लिखो, प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड, STRONG ACIDS। हो गया? तो अब तो इसके बारे में हम पहले ही समझ चुके हैं। प्रबल अम्ल क्या है? प्रबल अम्ल क्या है? जो जल में जाने के बाद पूर्णतया आयनिक हो जाएगा, जितना लेके जाओगे सब आयनिक हो जाएगा। ऐसा ही तो हमने दिखाया है यहाँ पे कि 100 अणु लिए, जाने के बाद 200 हाइड्रोजन आयन मिल गए और 100 हमको SO4 मिल गया। क्यों? क्योंकि एक के टूटने से 2 बन रहा था, तो 100 के टूटने से 200 बनेगा। ये एक के टूटने से 1 बन रहा था, इसलिए 100 के टूटने से 100 बनेगा। तो सारे के सारे टूट गए ना, कुछ नहीं बचा, इसका मतलब ये प्रबल है। जबकि नीचे वाला हमने क्या दिखाया था कि 100 लेके गए तो एक का 10 मिला था, एक का 5 मिला था। इसका मतलब 100 में से केवल 5 ही टूटे हुए थे, बाकी के 95 वैसे पड़े हुए थे। समझ गए? ये ध्यान देना। तो वो दुर्बल अम्ल था। तो प्रबल अम्ल की परिभाषा क्या लिखेंगे? देखो, ऐसे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित या वियोजित हो जाते हैं, जो जल में पूर्णतया आयनित या वियोजित हो जाते हैं,
पूर्णतया आयनित या वियोजित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल कहलाते हैं। हो गया। इन्हें खनिज अम्ल भी कहते हैं। इन्हें खनिज अम्ल भी कहते हैं। हो गया। इसके कुछ उदाहरण निम्न हैं। इसके कुछ उदाहरण निम्न हैं। H2SO4, HNO3, HCl आदि। H2SO4, HNO3, HCl आदि। हो गया। नीचे एक सिंगल इंडिकेट पॉइंट लिख लो। पूर्णतया आयनित या वियोजित होने का अर्थ है, पूर्णतया आयनित या वियोजित होने का अर्थ है, पूर्णतया आयनित या वियोजित होने का अर्थ है हो गया। यदि हम किसी अम्ल के या अम्ल छोड़ो, पदार्थ लिखो, किसी पदार्थ के 100 अणुओं को जल में घोलते हैं, किसी पदार्थ के 100 अणुओं को जल में घोलते हैं, जल में घोलते हैं, तो उसके सभी अणु आयनों के रूप में टूट जाएंगे। तो उसके सभी अणु आयनों के रूप में टूट जाएंगे। हो गया ना। ये ध्यान में रखना है। यही हमारा पूर्णतया आयनित या वियोजित होने का अर्थ है। जितना लोगे वो सब के सब आयनों के रूप में टूटेंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। दूसरा लिखो, दुर्बल अम्ल। आयन क्या होता है बताओ? आयनिक उपादान होता है किसी पदार्थ से, या हम कहें तो तत्व से, जब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, अर्थात चाहे इलेक्ट्रॉन निकलते हो चाहे इलेक्ट्रॉन जुड़ते हो, तब उस तत्व का आयन बनता है। जैसे हम कहें ऑक्सीकरण अपचयन में देखा था हमने कि हमारे पास सोडियम होता है, Na+ बनता है और एक इलेक्ट्रॉन इसका निकल जाता है, तभी तो Na+ बनता है। हमारे पास 2Cl- है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन
2Cl माइनस है, इससे बनाना है हमको Cl2, इसका 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। उसके बाद से हमारे पास अगर Cl2 है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो तो बन जाता है 2Cl माइनस। बनता है। निष्कर्ष क्या निकला? सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकला तो उसका आयन बन गया, है ना। क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन जुड़ा तो उसका आयन बन गया, है ना। है तो जब किसी भी तत्व से या हम कहें पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, चाहे इलेक्ट्रॉन जुड़े या बाहर निकले, ठीक है, तब उस तत्व या पदार्थ का हमें आयन मिलता है। तो आयन किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनने वाला पदार्थ या इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनने वाला पदार्थ यहाँ पे कह सकते हैं, पदार्थ ही कहेंगे और कहते हैं, आयन कहलाता है। ठीक है, बस ऐसा ही होगा। अभी तक कितना पढ़ लिए तुमको आयन नहीं पता। चलो पहचानेंगे कैसे कोई आयन है कि नहीं है? उसके ऊपर आवेश लगाओ। ठीक है, जैसे हमने Cl लिख दिया तो क्या ये आयन है? नहीं है, इसके ऊपर कोई आवेश ही नहीं लगा। Cl पे हमने माइनस लिखा, इसके ऊपर आवेश लगा तो ये आयन है। कैसे बना? जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा है। ठीक है, धनायन कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ऋणायन कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं। ये ध्यान में रखना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा आवेशित होता है? ऋणावेशित होता है। इसीलिए जब किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो उसके ऊपर ऋणावेश आ जाता है, और जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उसके ऊपर धनावेश आ जाता है। क्यों धनावेश आता है किसी पदार्थ के ऊपर? क्या माइनस निकलने से प्लस आ जाएगा? ये चीज तुमने देखा होगा 9वें शायद जब तुम्हें परमाणु पढ़ाया गया था, नहीं पढ़ाया गया था? परमाणु का नाभिक भी शायद पढ़ाया गया होगा, तुम पढ़े हो गए। तुमने पढ़ा जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो अगर हमारे पास कोई परमाणु है तो बीच में उसका नाभिक होता है और किनारे किनारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है और बीच में नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। न्यूट्रॉन तो हमारा उदासीन होता है, इसलिए उसकी चर्चा हम नहीं करते। हम चर्चा केवल करते हैं इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की। तो नाभिक में प्रोटॉन है, चक्कर लगा रहा इलेक्ट्रॉन है। तो अभी देखो, प्रोटॉन पे आता है प्लस और इलेक्ट्रॉन पे आता है माइनस। तुमने ये भी पढ़ा होगा जितना आवेश प्रोटॉन पे होता है धनावेश, उतना ही आवेश इलेक्ट्रॉन पे होता है ऋणावेश। ठीक है, इसलिए अभी प्लस से माइनस कट के क्या हो जाएगा? 0। दिख रहा है? इसके ऊपर कोई आवेश है? नहीं है। अब क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन तुम ले आके इसमें जोड़ दो, मतलब एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे पहुंचा दिया। तो प्लस तो एक ही है, लेकिन माइनस कैसे हो गया? 2 हो गया। फाइनली कितना बच गया? -1। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जुड़ने के कारण कैसा आवेश आ गया? ऋणावेश आ गया। दिखाई दे रहा है? दूसरी स्थिति में क्या किया जाए कि यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन था इसको बाहर निकाल दो। निकाल दिए। जब इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर निकाल दिया तो प्रोटॉन तो अंदर बचा हुआ है, अर्थात +1 बचा हुआ है, लेकिन अब माइनस में कुछ बचा है? नहीं बचा है, तो 0 हो गया, अर्थात कैसा आवेश आ गया? +1। बस इसी प्रकार से तुमको समझ लेना है कि इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से ऋणावेश आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित हो, और इलेक्ट्रॉन के निकलने से धनावेश आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या अधिक हो जाती है। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। कोई पदार्थ तुम्हारे पास है जिसमें 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है। दिखाई दे रहा है? तो एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया तो प्रोटॉन तो 10 ही है, क्योंकि नाभिक से कोई बाहर निकलता नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण कितना बचा? 9 इलेक्ट्रॉन। तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या क्या हो गई? अधिक हो गई। प्रोटॉनों की संख्या अधिक होने के कारण ही क्या हो गया? धनावेशित हो गया पदार्थ।
इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं इसलिए पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है। प्रोटॉन बढ़ ही नहीं सकता कभी, नाभिक में कैसे घुसा के जोड़ दोगे तुम? इलेक्ट्रॉन उसके बाहर की कक्षा में जाता है। अभी एक चीज सोचो, ध्यान से तनिक सोचना। एक चुंबक बीच में रख दो, कमरे के बीच में, ठीक है, और इसके चारों तरफ कम से कम 1000 चुंबक लगे हुए हैं, लगे हुए। तुम बाहर से कोई चुंबक फेंको नीचे से, तो क्या वो बीच वाले चुंबक के पास पहुंचेगा? केंद्र वाले चुंबक के पास पहुंचेगा? कभी नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि प्रोटॉन यहां बीच में है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, त्रिविमा में चक्कर लगाते हैं, इधर भी ऊपर भी आगे पीछे सब जगह चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, और बाहर से तुमने कोई प्रोटॉन भेजना चाहा, तुरंत ही इसको अपने